बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 327 फंक्शनल एनालिसिस बाय डॉक्टर तलत नज़ीर। आज हम लेक्चर नंबर 18 स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम आइसोमॉर्फिक नॉर्म स्पेसेस को स्टडी करेंगे कि किस तरह की स्पेसेस आपस में आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक होती हैं, उनके दरमियान क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है। प्रीवियस लेसन जहाँ पे हमने स्टॉप किया था लेक्चर नंबर 17, उसमें हमने नॉर्म स्पेसेस को देखा था कि ये कैसे आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक हैं। आज हम उसी तरह कंटिन्यू करेंगे। हमने आर एन को प्रूव कर चुके हैं कि आर एन जो है वो आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक है आर एन के ड्यूअल के। तो आज हम इससे रिलेटेड कोई इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस की एग्जांपल्स को फर्दर स्टडी करेंगे अबाउट एल पी स्पेस, एल क्यू स्पेस, स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस, सीक्वेंशियली स्पेसेस। इनके लिए देखेंगे कि ये स्पेसेस किस तरह से आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक होती हैं दूसरी अपनी ड्यूअल स्पेसेस के और बाकी स्पेसेस के भी। सो इसके करस्पॉन्डिंगली आज हम जो लेक्चर की जो आउटलाइन है वो कुछ इस तरह से है कि पहले तो हम आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक नॉर्म स्पेसेस को देखेंगे कि आपके पास दो नॉर्म स्पेसेस के दरमियान कौन सी मैप्स एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम आइसोमेट्रिक कहते हैं, और फिर वो कब दो स्पेसेस आपस में आइसोमॉर्फिक होती हैं। फर्दर दिस आइसोमेट्री व्हाट रिलेशन अबाउट द डुअल स्पेसेस के दो स्पेसेस की डुअल स्पेसेस कहते हैं, इसको किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। एंड फर्दर सम प्रॉब्लम्स वी शैल स्टडी, और कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे। सो हियर अब जिस तरह के हम पिछले लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास ना कोई भी दो नॉर्म स्पेसेस हैं एक्स और वाई, दो नॉर्म स्पेसेस के तहत हम एक बी ऑफ एक्स वाई सेट डिफाइन करते हैं जिसमें कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शंस, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स मौजूद होते हैं जो एक्स को वाई पर मैप करते हैं। तो इसी बी ऑफ एक्स वाई की जो कलेक्शन है इसको हम आगे मजीद लेकर जाते हैं। और हमने प्रीवियसली ये भी स्टडी किया था आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड के दो मैप्स जो हैं, कोई भी आपके पास दो स्पेसेस हैं कब वो आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं। फॉर इंस्टेंस के आपके पास दो नॉर्म स्पेसेस हैं, एक एक्स और एक एक्स प्राइम, और टी आपके पास एक बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर अगर एग्जिस्ट करे सच दैट कि वो बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर जो है उसके तहत दोनों की लेंथ सेम है, कि दोनों नॉर्म प्रिजर्व करें कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इज सेम एज द नॉर्म ऑफ एक्स, तो हम कहते हैं कि सच अ मैपिंग इज ए आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन the norm space x onto the norm space x tilde। ये आपके पास एक ये आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। और इस तरह हम कहते हैं these two spaces x और x tilde are isometric norm spaces। ये दोनों चूंकि नॉर्म स्पेसेस के तहत आपके पास एक आइसोमेट्रिक नॉर्म स्पेस एग्जिस्ट कर गई, तो हम इसको आइसोमेट्रिक नॉर्म स्पेसेस के नाम से x और x tilde को जो है वो जानते हैं, या इससे इसको कॉल करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसी तरह हमने लास्ट लेक्चर में आर एन और आर एन टिल्डा के दरमियान आइसोमेट्री को डिस्कस किया था कि आपके पास हमने देखा था कि डुअल ऑफ के जो आपके पास डुअल ऑफ आर एन है, डुअल ऑफ आर एन यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर, ये क्या है आपके पास तमाम ऐसे इसमें फंक्शंस मौजूद होते हैं जिनको हम जो एक्स को यानी कि x यहाँ पे आपके पास क्या है, इन केस में सिंपल आर एन कहूँ कि आर डुअल ऑफ आर एन क्या है, आर एन को जो ऐसे बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स जो किसी भी आर पर सेट आर पर मैप करते हैं, ये डुअल ऑफ आर एन, इसको हमने नेक्स्ट एक्स स्टार से भी डिनोट करते हैं। तो एक्स स्टार, और यहाँ पे चूंकि आपके पास आर एन का केस है एंड वी फर्दर से दैट इट्स आर एन स्टार, आर एन स्टार, ये आपके पास एक सेट होता है डुअल स्पेस ऑफ आर एन जिसके अंदर तमाम आपके पास जो है वो लीनियर फंक्शनल्स मौजूद होते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि आर एन का जो ये सेट है ये आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक होता है द सेट ऑफ आर एन के, यानी कि एक आपके पास कोई मैप टी एग्जिस्ट करती है आर एन से, आर एन स्टार से आर एन की तरफ, सच दैट कि आपके पास ये टी जो है वो क्या है लीनियर, ये टी जो है वो आपके पास प्लस इट्स अ बाइजेक्टिव 1 1 एंड ऑन 2 यानी कि। और तीसरी बात ये है कि आपके पास टी एक्स का आप नाम लें तो वो सेम वही आता है जो टी एक्स के लिए आता है, यानी कि दोनों की डिस्टेंस जो है वो लेंथ सेम है अंडर द नाम। तो आप कहते हैं कि ये जो इनके दरमियान एक मैप ज़रूर एग्जिस्ट करती है, तो इस वजह से
आपके पास जो है ये दोनों स्पेसेस जो हैं आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक है। इसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था। आज हम फर्दर कुछ डिफरेंट स्पेसेस को कंटिन्यू करें, स्टडी करेंगे। जिस तरह हमने प्रूव किया था तो आपने ये सिमिलर स्टेप्स देखे थे जिनको हमने फॉलो किया था और अपने बड़े आराम से ये रिजल्ट जो है वो अटेन कर लिया था। आपको थोड़ी सी ज़रूरत है कि इन स्टेप्स को आप एक दफ़ा बड़े अच्छे तरीके से करें ताकि देखें कैसे ये जो एफ मैप आपको मिलती है, जो कि एक ऐसी मैप आपके पास एग्जिस्ट करती है यहाँ से यहाँ तक, जो लीनियर भी है और बाइजेक्टिव भी है। आज हम डिफरेंट स्पेसेस को, यानी कि सबसे पहले L1 स्पेसेस को देखते हैं कि L1 स्पेसेस और L इन्फिनिटी स्पेसेस का क्या रिलेशन है। द डुअल स्पेस ऑफ L1 का आप डुअल स्पेस देखें, यानी कि L1 की डुअल स्पेस क्या होगी? ऐसी मैप्स जो L1 को जो है ना R पर मैप करती हैं, ऐसी तमाम L1 की जो डुअल स्पेस है, डुअल को हम यहाँ पे L1 की डुअल स्पेस को देखते हैं, दैट इज आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक टू L इन्फिनिटी स्पेस। ये दोनों आपस में आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक हैं, यानी कि आपके पास कोई ना कोई बाइजेक्टिव मैप जरूर एग्जिस्ट करती है, बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर आपके पास एग्जिस्ट करता है सच दैट कि उन दोनों की लेंथ भी सेम है। और इम्पॉर्टेंट बात कि आप एक मैप ऐसी डिफाइन कर सकते हैं जो कि बाइजेक्टिव भी होगी और लीनियर भी होगी। तो अब ये इसके प्रूफ की तरफ आए, क्या हम कैसे शो करेंगे कौन सी मैप एग्जिस्ट करती है जिसके तहत दोनों के एलिमेंट्स की लेंथ भी सेम है और वो मैप बाइजेक्टिव भी है और लीनियर भी है। सो इसके लिए हम L1 को स्टडी करें। L1 आपके पास क्या है? स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस। आपके पास तमाम स्पेस ऑफ सीक्वेंस है जो कि जिसके लिए हमारे पास शॉर्टर बेसिस एग्जिस्ट करती हैं। L1 के लिए शॉर्टर बेसिस ई के एग्जिस्ट करती हैं। ई के आपके पास वही कैनोनिकल डेल्टा है, यानी कि L1 के अंदर आपके पास बेसिस क्या हैं? आप देखें E1 आपके पास यानी कि 1 0 0 सारी की सारी इनफाइनाइटली टर्म्स। E2 आप देखें तो 0 1 0 फर्दर 0 अप टू सो ऑन, ये आपके पास E2 है। एंड आपके पास ये ई हर एक के लिए ई के लिए ले लें तो आपके पास kth एंट्री इसकी जो है ई के इज द एलिमेंट 0 0 अप टू सो ऑन 0 एंड एट kth पोजीशन, ये इसकी जो kth पोजीशन है यहाँ पे 1 होगा, अगेन 0 0 एंड फर्दर अप टू सो ऑन। एंड इसी तरह आपके पास ना ई के एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कैनोनिकल डेल्टा जिसको हम लास्ट क्लास में बड़ी अच्छी तरह स्टडी कर चुके हैं कि इसकी जो kth एंट्री है वो आपके पास 1 होगी kth पोजीशन पर, बाकी जो अदर पोजीशन है वहां पर इसकी वैल्यू 0 होगी। तो आपके पास शॉर्टर बेसिस एग्जिस्ट करती हैं L1 के हर एलिमेंट के लिए। तो देन फॉर एवरी x बिलोंग टू द L1 देयर इज अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन। L1 के हर एलिमेंट की यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी जिस तरह के फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस के हर एलिमेंट के लिए होती है। और वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन क्या फर्क क्या है? यहाँ पर आपके पास वहां पे फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में k इक्वल टू 1 to n होता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास k इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी होगा, क्योंकि L1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो उसकी डायमेंशन इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस है आपके पास ये L1। तो आपके पास x किसके इक्वल होगा? k इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एक्साई के ई के आपके पास ये हैं। वी कंसिडर ए लीनियर फंक्शनल f फ्रॉम टू L1 डुअल, क्योंकि यहाँ पे लीनियर फंक्शनल मौजूद हैं तो हम यहाँ पे कहेंगे कोई लीनियर फंक्शनल यहाँ पे हम पिक करते हैं। वेयर ये L1 प्राइम क्या है? दैट इज अ डुअल स्पेस ऑफ L1, किसके अंदर तमाम बाउंडेड लीनियर फंक्शनल मौजूद हैं। सिंस f इज लीनियर एंड बाउंडेड, ये हमने बाउंडेड लीनियर फंक्शनल यहाँ से चूज किया, तो उसके तहत व्हाट अबाउट f ऑफ x? अगर आप f यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? दैट इज समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्साई के गामा के। अब f आपके पास लीनियर है तो लीनियरिटी की वजह से f जो एक्साई के है हर एक से बाहर आ जाएगा, f जो है वो सबके ऊपर ऑपरेट होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें, आप व्हाट आर द स्टेप्स f ऑफ x आप जब लेते हैं, दैट इज का मतलब है कि f आप पूरे स्टेप के ऊपर f जो है समेशन k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ एक्साई के ई के इस पूरी के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं। और ये आपको क्या देता है? लिनियरिटी की वजह से आप समेशन बाहर ले सकते हैं k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, आपके पास क्या आ जाएगा? f ऑफ एक्साई के ई के। अगेन आप लिनियरिटी की दूसरी प्रॉपर्टी यूज करें तो एक्साई जो है वो हर एक से बाहर कॉमन आ जाएगा, और हर एक से कॉमन आने की वजह से आप समेशन से भी ओवरऑल बाहर कॉमन ले सकते हैं। एंड यू कैन राइट हेयर कि आपके पास समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी
it is actually equal to the xi k of f of e k, और f of e k को आप अगर gamma कह दें, then we attain summation from k equal to the 1 to infinity xi k times some gamma k, where gamma k is the f of e k. इसके ऊपर ऑपरेट होता है जिस तरह के फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में होता है, इसी तरह इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में इसी बेसिस पर ही इसके ऊपर आके ऑपरेट होता है. लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे आपके पास डायमेंशन अप टू इन्फिनिटी है. अब where the number gamma k f k are uniquely determined by f, ये f के uniquely determined फॉर्म में आपको मिलता है. also the norm of e k का आप नाम लें. e k आपके पास क्या है, 1 0 स्टैंडर्ड बेसिस हैं इनफाइनाइट डायमेंशनल. आप हर एक का नाम लें तो आपके पास जवाब 1 आता है. तो इसका क्या, इससे आप क्या ऑब्टेन करते हैं कि अगर आप यहाँ पर नॉर्म अप्लाई करें, नॉर्म ऑफ f लें या सिंपल नॉर्म ऑफ गैमा लें तो वो f ऑफ e k का नॉर्म है. और बाय कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या होगा, दैट इज लेस देन द नॉर्म ऑफ f टाइम्स नॉर्म ऑफ e k. ये Rn का आपके पास n का r का एलिमेंट है ना, क्योंकि आपके पास देखें ये सारा सम जो है वो आपको r में मिल रहा है. तो बाउंड्री लीनियर फंक्शनल होने की वजह से आपके पास दैट इज लेस देन नॉर्म ऑफ f टाइम्स नॉर्म ऑफ e k विच इज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ f, क्योंकि इसका नॉर्म आपके पास 1 के इक्वल है. और यहाँ पर आप सुप्रीमम भी यूज करें, इसका मतलब क्या है, ये हर एक से लेस है, तो वी कंक्लूड दैट कि आप सुप्रीमम ले लें तमाम गैमा केस का, तो वो भी लेस देन नॉर्म ऑफ f के होगा. तो इससे क्या ऑब्टेन करते हैं कि गैमा हिंस आप ये नॉर्म ऑफ फाइनाइट नंबर है, गैमा के का सुप्रीमम भी लें वो लेस देन दिस है. तो इसका क्या मतलब है कि जब भी सुप्रीमम फाइनाइट होता है तो इससे क्या ऑब्टेन होता है कि आपका ये स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस में चला जाएगा. गैमा के यानी कि सुप नाम आप लेते हैं, सुप मॉड ऑफ गैमा के इज लेस देन सम फाइनाइट नंबर के, ये आपके पास कोई r का नंबर है उससे लेस है. तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये सीक्वेंस जो है वो L इन्फिनिटी को बिलोंग करता है. L इन्फिनिटी में आपके पास स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस, इसका स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस है, तो आपका बाउंडेड होने की वजह से सुप्रीमम चूंकि बाउंडेड है, लेस देन सम फाइनाइट नंबर है, तो गैमा के जो है वो L इन्फिनिटी को बिलोंग कर जाएगा. अब ऑन दी अदर हैंड देखें, फॉर एवरी बी बिलोंग टू द स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस, इसके अंदर कोई बीटा के सीक्वेंस मौजूद है, वी कैन ऑब्टेन ए कॉरस्पॉन्डिंगली बाउंडेड लीनियर फंक्शनल. हम एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑब्टेन कर सकते हैं g ऑन L1 स्पेस में. इनफैक्ट we may define g on L1 by g of x equal to summation from k equal to 1 to infinity xi k beta k, where x equal to the xi k belong to the L1. On the other hand, अब यहाँ पर हमने देखा कि आपके पास गैमा के जो है ना वो L इन्फिनिटी को बिलोंग करता है. अब दूसरी तरह अगर हम कोई सीक्वेंस लेते हैं L इन्फिनिटी स्पेस में, उसको हम बीटा के सीक्वेंस जिसको हम B से डिनोट करते हैं, यानी B कोई एलिमेंट है L इन्फिनिटी का, तो L इन्फिनिटी में सिर्फ सीक्वेंस ही मौजूद होते हैं, स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस. तो बाउंडेड सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं क्या बाउंडेड लीनियर फंक्शनल कोई एग्जिस्ट करता है L1 स्पेस में भी G, सच दैट कि ऐसा डिफाइन करें कि Gx का अगर Gx की वैल्यू आपके पास इस फॉर्म में आ जाए कि समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 to n xi k बीटा k इस फॉर्म में आपके पास आ जाए, वेयर x इक्वल टू द xi k बिलोंग टू द L1. तो आपके पास ये इस तरह का एक ऑपरेटर जरूर एग्जिस्ट करेगा, और वो ऑपरेटर लीनियर भी होगा और वो बाउंडेड भी होगा, क्योंकि आप अगर नॉर्म देखें, नॉर्म ऑफ Gx लें तो आपके पास क्या होगा, नॉर्म ऑफ दिस वन, और आप इसका होल नाम आपके पास आ जाएगा. यहाँ पर अगर मैं स्टेप्स जो है वो प्रोसीड आपके सामने कर दूं कि Gx का जब आप नॉर्म लेते हैं तो वो समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ xi k द बीटा k, इसका नाम आ जाएगा. और अगर दैट इज फर्दर लेस देन इक्वल टू नॉर्म की जो प्रॉपर्टी या मॉड की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है आपके पास कि समेशन फ्रॉम k इक्वल टू ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जस्ट कि आपके पास आ जाएगा xi k मॉड इनटू द बीटा के, इस फॉर्म में ये आपके पास इट्स अ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, और दैट इज लेस देन
अब चूंकि इसको तो आप सेपरेबल कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, आप इसको इस फॉर्म में ऐसे भी लिख लें तो इसके इक्वल ही होगा, ये वाली बात इससे लेस देन इक्वल ही रहेगी। सुप्रीमम ले लें, सुप्रीमम फ्रॉम जे के इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो बी, देखें बी बीटा 1 बीटा 2 सारे के सारे आपके पास मौजूद हैं बाउंडेड में, तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू, तो बाउंडेड सीक्वेंस का फायदा ये होता है कि उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, हर बाउंडेड सीक्वेंस का लेम सुप लेम एग्जिस्ट करता है, तो सबसे बड़ी अगर सुप्रीमम वैल्यू आप देखते हैं तो वो एग्जिस्ट करेगी। लेट अस से दैट कि वो आपके पास कोई एग्जिस्ट करती है, और वो एग्जिस्ट करती है तो क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस तो डेफिनेटली वो इक्वल हो जाएगी नॉर्म ऑफ एक्स के, ये आपके पास नॉर्म ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, और सुप्रीमम ऑफ बीजे, सुप्रीमम ऑफ बीजे आप यहाँ पे लिख दें, और अब आप यहाँ पे कह सकते हैं दैट इज द सम अप टू 1 टू इन्फिनिटी, है ना, तो यहाँ से आप क्या ऑब्टेन कर लेते हैं इसका, अगर आप यहाँ पे बाय डेफिनेशन पढ़ें तो क्या ये डेफिनेशन फिलफिल कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स मॉड इज लेस देन द सी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स। कोई भी फंक्शनल आपके पास तब बाउंडेड होता है कि अगर आप उसका नॉर्म या उसका मॉड लें दैट इज लेस देन सम सी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स, एक सी एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पे आपके पास सी क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, ये आपके पास वो सी की वैल्यू आपको दे रहा है, तो इसका मतलब है सी टाइम नॉर्म ऑफ एक्स आपको मिल गया। तो इससे ये ऑब्टेन हो जाता है कि आपका ये सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है। बाउंडेड होने के साथ ही, ये बाउंडेड और लीनियर होने के साथ ही आप देखें कि ये G1 के G जो है वो सीक्वेंस L1 के डुअल को बिलोंग कर जाएगा। डुअल को इसलिए कि ये एक ऐसा हमारे पास सीक्वेंस है जो आपके पास स्पेस ऑफ ऑल फंक्शन की फॉर्म में आपके पास लिखा गया है, तो ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल G जो है वो L1 के डुअल को बिलोंग करेगा। हिंस and furthermore we finally show that the norm of f is a norm on the space L infinity। ये आपके पास नॉर्म जो है वो दोनों का इक्विवेलेंट है इन द सेंस कि अगर आप देखें कि व्हाट अबाउट द नॉर्म ऑफ एफ, नॉर्म ऑफ एफ लें तो वो आपके पास समेशन फ्रॉम आएगा वही k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये आपके पास k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्साई के गामा के मॉड की इक्वल विच इज लेस देन द सुप्रीमम आप ले सकते हैं, क्योंकि बाउंडेड की वजह से आप इसका सुप्रीमम ले सकते हैं, बाउंडेड स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस है विथ समेशन वही ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी और लेकर आपके पास नॉर्म ऑफ एक्स टाइम सुप्रीमम ऑफ दिस वन आया, और अगेन बाय टेकिंग द सुप विद नॉर्म ऑफ एक्स वन अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं दोनों तरफ, यानी कि अगर आप ये लें सुप्रीमम ऑफ ऑल दोज एक्स हुज नॉर्म इक्वल टू 1 विद एफ ऑफ एक्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज लेस देन, इधर भी आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एफ और साथ मल्टीप्लाई विद नॉर्म ऑफ एक्स, ये आपके पास इस साइड पे भी सुप्रीमम विद सुप्रीमम ऑफ दिस वैल्यू, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा आपके पास, दिस विल गिव यू द नॉर्म ऑफ एफ वैल्यू दैट इज लेस देन द सुप्रीमम ऑफ जे टाइम्स गामा जे, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एंड फ्रॉम दिस वी ऑब्टेन दैट 1 और 2 को आप कंसेक्टिवली देखें तो ये आपको बता देगा कि नॉर्म ऑफ एफ जो है वो सुप्रीमम ऑफ जे द मॉड ऑफ गामा जे की इक्वल है, विच इज द नॉर्म ऑन एल इन्फिनिटी, जो एल इन्फिनिटी के नॉर्म के इक्वल है। हिंस दिस फार्मूला कैन बी रिटन एज के नॉर्म ऑफ एफ इज सेम एज द नॉर्म ऑफ सी एट इन्फिनिटी वेयर सी बिलोंग टू द सी इज द एलिमेंट ऑफ एल इन्फिनिटी, यानी कि गामा जो है वो सी इन्फिनिटी का एलिमेंट है। It shows that bijective linear mapping on L1 dual space onto L infinity space defined by के ये तमाम यहाँ के dual space के एलिमेंट को C यानी कि गामा जो L infinity की space of all bounded sequence पर मैप करता है is an isomorphism। ये आपके पास isomorphism होगा क्योंकि तमाम bounded linear functionals जो हैं आपको ऐसे मिल जाते हैं कि जो बाउंडेड लीनियर मैपिंग एक ऐसी एग्जिस्ट करती है जो कि बाइजेक्टिव भी है और उन दोनों के तहत दोनों का नाम भी सेम आ रहा है। फर्दर आपके पास डुअल स्पेस ऑफ एल पी इज एल क्यू, के एल पी का जो डुअल आप ले लें, वन कैन से दैट एल पी प्राइम इज आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक टू द एल क्यू। क्यू इसका ना कंजुगेट है, क्योंकि इस तरह से कंजुगेट है कि हमारे पास 1/p प्लस 1/q किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल। तो आपके पास हम कह सकते हैं कि p आप जो भी लें 1 से ग्रेटर और q 1 से ग्रेटर लेकिन इन्फिनिटी से लेस, तो आपको q जो भी एग्जिस्ट करेगा
उसके करस्पॉन्डिंग एल क्यू वो इसके ड्यूअल के आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक होगा। अगर आप देखें तो आपके पास एलपी के हर एलिमेंट के लिए शॉर्टर बेसिस एग्जिस्ट करती हैं ई के की फॉर्म के लिए, जो कि कैनोनिकल डेल्टा है वही 100 010 001 जो हम जिस तरह स्टैंडर्ड बेसिस डिफाइन करते हैं। आपके पास जिस तरह प्रीसीडिंग एग्जांपल में हमने देखा कि वो एग्जिस्ट कर रही हैं, यहाँ पर भी आपके पास वो एग्जिस्ट करती हैं। नाउ देन फॉर एवरी एल बिलोंग टू द एलपी स्पेस हैज ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन। एल इन्फिनिटी के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करती है। तो आपके पास x के लिए क्या होगा, k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्साई के ई के, आपके पास ये फॉर्म एग्जिस्ट कर जाएगी। नाउ वी कंसिडर दैट कि f आपके पास LP के कोलेयर से हम ये जो LP कोलेयर हमने कहा इससे हम कोई मैपिंग f लेते हैं, वेयर दिस LP कोलेयर इज अ डुअल ऑफ LP। f आपके पास एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है इस तरह से कि f(x) पे लें तो आपके पास ये सेम वही रिप्रेजेंटेशन है k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्साई के गैमा के, वेयर गैमा के जो है f ऑफ e के है आपके पास। लेट q बी द कंजुगेट ऑफ p स्पेस, ये p स्पेस के कंजुगेट है, एंड कंसिडर दैट xn इक्वल टू गैमा n विद एक्साई n आप जो लेते हैं आपके पास इसके डुअल की इक्वल है, दैट इज द गैमा समेशन फ्रॉम गैमा के q। ये आप इस तरह से कैनोनिकल इसकी फॉर्म डिफाइन कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू 0 है अदर देन इसकी वैल्यू 1। ये हम इस तरह क्यों डिफाइन कर लें ताकि आप इसका नॉर्म लेना, इसकी नॉर्म आपके पास 1 आ जाएगा। जो भी आप इसका नाम क्यू लेते हैं क्यू के तहत इसका नाम 1 आएगा, इस वजह से हम इसको इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशन 10, आप इसकी वैल्यू को 10 में यहाँ पे प्लग इन करें एंड देन वी अटेन दैट के देखें आपके पास ये रिलेशन होता है 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1। तो आप यहाँ से बड़े आराम से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये फॉर्म अटेन कर लेते हैं। एंड फर्दर द f ऑफ xn इज लेस देन द नॉर्म ऑफ f, क्योंकि ये आपके पास इसकी मॉड वैल्यू से लेस होता है तो नॉर्म से तो डेफिनेटली लेस होगा बाय अप्लाइंग द कॉची-श्रीवाल्ज इनइक्वालिटी। और नॉर्म ऑफ f टाइम्स xn का नॉर्म किसके इक्वल होगा, समेशन फ्रॉम एक्साई के n p पावर 1/p, और वो आपके पास इक्वल आ जाएगा नॉर्म ऑफ f टाइम्स समेशन फ्रॉम गैमा के q माइनस 1 टाइम्स p पावर 1/p। और फर्दर अगर आप इस रिलेशन से देखें तो व्हाट इज दिस, दिस इज द वैल्यू p, आपके पास ये q की इक्वल है और q आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। टुगेदर दैट इज द सम फ्रॉम 1 टू n, एंड टुगेदर विद दिस वी अटेन दैट के f ऑफ n इज f ऑफ x किसकी इक्वल है, समेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी आपके पास k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्साई के पावर q दैट इज लेस देन द नॉर्म ऑफ f टाइम्स समेशन फ्रॉम गैमा के q अप टू 1/p। ये वैसे मैं जल्दी से कर रहा हूँ लेकिन ये नोटेशंस और आप रिजल्ट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। एंड डिवाइडिंग द लास्ट फैक्टर्स, अगर आप लास्ट फैक्टर को डिवाइड कर दें दोनों तरफ एंड यूजिंग दैट 1 माइनस 1/, जो p होता है वो 1/q की इक्वल होता है, क्योंकि आपके पास 1/p प्लस 1/q जो है वो 1 की इक्वल है। इसी को जस्ट इंटरप्लेट किया तो हम ये फॉर्म अटेन कर लेते हैं। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू n द मॉड वैल्यू ऑफ गैमा k पावर q इक्वल टू द 1 माइनस 1/q, जो इक्वल होगा समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू n द मॉड वैल्यू ऑफ गैमा k पावर q पावर 1/q दैट इज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ f। ये आपके पास नॉर्म ऑफ f से लेस होगा। और सिंस n इज आर्बिट्रेरी whenever we take limit as n tends to infinity, आप यहाँ पे चूंकि फाइनाइट केस ले रहे हैं n tends to infinity भी लेंगे, आर्बिट्रेरी n के लिए होल्ड करता है तो infinity भी लेंगे, तब भी ये सम इससे लेस ही होगा अगर आप n tends to infinity कर लेते हैं। तो infinity वाले केस में आपके पास क्या आ जाता है, ये q फॉर्म में अगर आप देखें तो ये आपका सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस बन जाता है, बाउंडेड बाय q। तो हम कह सकते हैं कि आपका ये गैमा के सीक्वेंस जो है वो LQ को बिलोंग कर जाता है। और कन्वर्सली अगर हम देखें इसी रिजल्ट को, फॉर एनी b बिलोंग टू द b सीक्वेंस है आपके पास बीटा k की फॉर्म का जो LQ स्पेस में मौजूद है, वी कैन गेट ए करस्पॉन्डिंग बाउंडेड लीनियर फंक्शनल GQ। हम एक GQ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑब्टेन कर लेते हैं। इन फैक्ट दैट
इट मे बी डिफाइन जी ऑन एल पी बाय सेटिंग, कि आप इस तरह से सेट कर लें कि जी आपके पास एक्स जो है वो समेशन फ्रॉम के इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एक्साई के बीटा के की फॉर्म में, वेयर एक्स इज इक्वल टू द एक्साई के है जो कि बिलोंग करता है एल पी स्पेस को। देन दिस जी इज अ लीनियर ऑपरेटर। आप बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हैं, ये शो कर सकते हैं कि जी में अगर आप कोई भी एक्स प्लस वाई लें तो वो क्या देगा आपको, समेशन फ्रॉम के इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एक्साई के, हर एक्स की जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन देखें यहाँ पे बीटा मिल रहा है तो हमें यहाँ पे बीटा 1 के भी मिलेगा प्लस बीटा 2 के भी मिलेगा। और अगर आप इसको देखें तो इस समेशन को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समेशन फ्रॉम के इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यही एक्साई के जो है वो बीटा के साथ भी के 1 के साथ भी अप्लाई होगा और के 2 के साथ भी, यहाँ पे मैं 2 पावर में ले लेता हूँ, प्लस समेशन फ्रॉम के इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एक्साई के जो है वो बीटा 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज के, और वो आपके पास क्या होगा बाय डेफिनेशन, दैट इज जी ऑफ एक्स प्लस दैट इज जी ऑफ वाई। मोर ओवर यू कैन शो दैट कि जी ऑफ अल्फा एक्स किसकी इक्वल है। अब जी आपके पास जी ऑफ एक्स ये फॉर्म है, अब अल्फा आप जब भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज समेशन फ्रॉम के इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एक्साई के टाइम्स, यहाँ पे आपके पास जो है वो अल्फा मल्टीप्लाई होगा विद बीटा के साथ, और अल्फा चूंकि कांस्टेंट है पूरे सम के अंदर तो आप अल्फा को बड़े आराम से बाहर कॉमन भी ले सकते हैं, विद द रेस्ट ऑफ थिंग इज दैट के इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एक्साई के बीटा के, और आपके पास ये सम किसकी इक्वल है, अल्फा सेम, दैट इज सम द जी ऑफ एक्स, और ये आपके पास फॉर ऑल एक्स के लिए होल्ड करता है, जो आपके पास जो एक्स क्या है इसके लिए डोमेन सेट आपके पास एल, जो डोमेन सेट है इसके लिए एल क्यू है, और अल्फा जो है वो आपके पास कोई भी आप स्केलर ले लें आर स्क्वायर में, हर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करता है, हिंस जी इज लीनियर एंड बाउंडेडनेस फॉलोज फ्रॉम द होल्डर इनइक्वालिटी। होल्डर इनइक्वालिटी अगर आप इस पे अप्लाई करें तो आपके पास होल्डर इनइक्वालिटी क्या करती है, दो पार्ट्स को स्प्लिट कर लेती है ना, होल्डर इनइक्वालिटी भी 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1 के लिए होती है, और इन दोनों पार्ट को दो से उसमें स्विच कर लेती है, एंड वी अटेन दैट इट्स अ बाउंडेड। और आपके पास ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर जी है जो किसको बिलोंग करता है, एल क्यू के प्राइम को, यानी कि स्पेस डुअल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है जी, आपको ऐसा मिल गया जो कि एल पी के डुअल को बिलोंग करता है। इट्स अ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल डिफाइंड ऑन एल पी स्पेस के, जी क्या करता है, एल पी के एलिमेंट को आर पर मैप करता है, रियल नंबर हमें प्रोवाइड करता है। तो नाउ फाइनली वी प्रूव दैट द नॉर्म ऑफ एफ, ये जो आपने एफ लिया इज द नॉर्म ऑफ द स्पेस एल क्यू, के एफ आपके पास कहाँ से ऑपरेटर है। देखें अगर आप, हमने प्रीवियसली एफ जो अटेन किया था, एफ फंक्शन आपने डिफाइन किया था एक्स एन वाला, यहाँ पर आपका जो फंक्शन एक्स है वो एल पी के प्राइम्स को, एल पी के डुअल को बिलोंग करता है, यानी कि अगर कंसेप्टिवली दोनों को देखें तो ये आपका एल पी के डुअल को बिलोंग करता है। क्यू वाला फंक्शन जो है, जो एफ फंक्शन है आपके पास, एफ हमने जो डिफाइन किया था यहां पर, दैट इज एल पी के डुअल को, यानी कि एफ पी आपका जो फंक्शन है वो भी एल पी से आर पर एक बाउंडेड लीनियर आपके पास फंक्शनल है, और जी भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है यहां पर इससे। नाउ वी फाइनली प्रूव दैट कि दोनों के नॉर्म जो है, नॉर्म ऑफ एफ जो है वो क्या है, नॉर्म ऑफ एल क्यू का, यानी कि जो आपने पी पर नॉर्म डिफाइन किया है वही क्यू पर भी नॉर्म होता है, एल क्यू का और एल पी का नॉर्म सेम है। तो यहां पर जी जो है, ये वाला जी आपको बताता है कि आपका एग्जिस्टेंस है ऐसे नॉर्म की, कि ऐसा जी फंक्शन आपके पास जरूर एग्जिस्ट करता है, जो कि आपने एफ डिफाइन किया, आप इस तरह का कोई जी ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अगर होल्डर इनइक्वालिटी अप्लाई करें तो हम देखते हैं दी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द मॉड ऑफ समेशन एक्साई के गैमा के, ये इसकी जस्ट रिप्रेजेंटेशन है जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। एफ ऑफ के की रिप्रेजेंटेशन आपके पास क्या है जी, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, वेयर गैमा के आपके पास, गैमा के इज द एफ ऑफ ई के,
जो इसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन हम अटेन करते हैं। बाय होल्डर इनइक्वालिटी अगर आप अप्लाई करें, ये देखें होल्डर इनइक्वालिटी जो हमने अपने पहले लेक्चर्स में देखी थी, तो समेशन फ्रॉम वन, ये समेशन इनफिनाइट समेशन है, समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आपके पास द मॉड वैल्यू ऑफ xi k पावर p होल पावर 1 ओवर p टाइम्स समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी द मॉड वैल्यू ऑफ xi k पावर p होल पावर 1 ओवर q पावर q होल पावर 1 ओवर q, जिसमें होल्डर इनइक्वालिटी हमेशा तब एग्जिस्ट करती है जब 1 ओवर p और 1 ओवर q का सम इक्वल टू 1 हो। तो यहाँ पर आप देखते हैं, और पर्टिकुलर केस क्या होता है जब आप p को भी 2 ले लेते हैं, q को भी 2 ले लेते हैं, तो आपके पास 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2, और इस केस में हम इसको ना कॉशी-श्वार्ज़ इक्वालिटी के नाम से जानते हैं। वो इसका पर्टिकुलर केस है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपनी रिजल्ट्स में। तो यहाँ पे आपके पास ये सम किसकी इक्वल है, ये आपके पास LP का सम है, नॉर्म ऑफ x इक्वल आ जाएगा, और ये सम आपके पास सेम है, दैट इज सम अप टू k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये सम फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आपके पास ये है। हिंस बाय टेकिंग द सुप्रीमम, अब सुप्रीमम LP स्पेसेस में आपके पास ये होता है कि सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है ओवरऑल, जो कि आपके पास p सामेबल q सामेबल सुप्रीमम ले लें फॉर ऑल x विद द नॉर्म 1, नॉर्म आपके पास 1 ले लें, इसका सुप्रीमम नॉर्म लेते हैं, यानी कि फॉर इंस्टेंस आप कह सकते हैं सुप्रीमम ऑफ ऑल दोज x हुज नॉर्म इक्वल टू 1, जिनका नाम हमारे पास 1 के इक्वल है। तो आप f ऑफ x का नॉर्म लेते हैं, तो दैट इज आपके पास लेस देन आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ ऑल दोज x whose norm equal to 1 times norm of x with summation, यही summation from k equal to 1 to infinity आपके पास gamma k एक्चुअली क्या है, वो ही f of e k है, and its whole power is again the 1 over q, वही होल्डर इनइक्वालिटी की जो आपके पास फॉर्म आई है, ये कोई आपके पास नंबर आ रहा है। अब ये किसकी इक्वल है, नॉर्म 1 की इक्वल, और आप इसको देखें बाय डेफिनेशन दिस विल गिव्स अस द नॉर्म ऑफ f, तो हम यहाँ पे दैट इज लेस देन कह सकते हैं विद लेस देन समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी टाइम्स द मॉड वैल्यू ऑफ गैमा k, ये रियल नंबर्स हैं आपके पास, इसकी पावर q होल पावर 1 ओवर q, इस वजह से मॉड है क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं हमारे पास। और यहाँ पर ये भी देखें, ये नॉर्म की इक्वल आ गया, और दैट इज समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये गैमा k आपके पास क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि गैमा k आपके पास f ऑफ e k है, आपके पास ये फॉर्म आ गई। हिंस अगेन फ्रॉम द 12 वी मस्ट सी दैट द इक्वालिटी साइन होल्ड, के आप रिवर्स में भी शो कर सकते हैं, जिस तरह कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में करते आए हैं कि नॉर्म फाइंड करें, तो आपके पास प्रीवियसली हम जिस तरह यूज करते आ रहे हैं, दूसरा केस लेकर आप ये शो कर सकते हैं कि आपके पास समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आप जो है वो गैमा k होल पावर q, देन समेशन की होल पावर 1 ओवर q, दैट इज जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ f, ये आ जाएगा। और 1 और 2 इम्प्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी गैमा k पावर q 1 ओवर q। अब f नाम आपके पास क्या है, ये q का नाम आ रहा है, लेकिन एक्चुअली हमने f जो है वो नाम किसके लिए डिफाइन किया है, p के लिए, तो p का नाम और q का नाम सेम आ रहा है। तो यहाँ पे रिटर्न देखें, रिटर्नली c के यानी कि q के नाम और इसका नाम के तहत दोनों की लेंथ सेम है, वेयर c इज सीक्वेंस इन LQ स्पेस, और गैमा k वही रिप्रेजेंटेशन है f ऑफ e k के, और e k क्या है, आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस हैं x के लिए, यानी कि LP स्पेस के लिए। दी मैपिंग, आपके पास एक ऐसी मैपिंग मिलती है आपको जो क्या करती है, कोई भी आपके पास ऐसी मैपिंग आपके पास एग्जिस्ट करती है जो LP स्पेस के डुअल को मैप करती है LQ के ऊपर, और ये मैप आपके पास T जो है वो लीनियर भी है, हम देख चुके हैं T इज लीनियर, इट्स प्लस बाउंडेड, ये आपके पास लीनियर प्लस बाउंडेड मैप है, और आल्सो दिस इज अ बाइजेक्टिव मैप, क्योंकि दोनों का नॉर्म की लेंथ भी सेम है, इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, T इज बाइजेक्टिव। तो T बाउंडेड लीनियर बाइजेक्टिव है
एंड देन ऑल्सो फ्रॉम 3 फॉलोज दैट के दोनों जो है नॉन प्रिजर्विंग भी हैं, सो दैट देर इज दो बोथ स्पेसेस आर आइसोमॉर्फिज्म, कि आपके दरमियान आपके लिए यानी कि टी एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है इन दोनों के दरमियान, इट इज एन टी इज एन आइसोमॉर्फिज्म। और हम कह सकते हैं कि हमारी जो एल पी स्पेस है इट इज आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक टू द स्पेस एल क्यू। ये हमारे पास इसका प्रूफ आ गया क्योंकि हमारे पास एक ये मैप एग्जिस्ट करती है। ये रिजल्ट थोड़ा सा आप देखें ट्रिकीज हैं, लेकिन आप इनको याद ना कीजिएगा, लेकिन समझिएगा ज़रूर कि किस तरह से आप प्रूव करते हैं, क्या क्या टेक्निक यूज़ होती हैं दो स्पेस को आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक शो करने के लिए। तो इस तरह की ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। वैसे तो नॉर्मली दीज रिजल्ट्स आर जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इस तरह के रिजल्ट्स जो हैं अक्सर एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, ये सिर्फ आपको बताती हैं कि किस तरह की स्पेसेस आपस में आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक होती हैं, इनके दरमियान कैसे कोई मैप एग्जिस्ट करती है कि आप कहते हैं कि ये जो स्पेसेस हैं ये आपस में आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक हैं। हमें बाइजेक्टिव मैप शो करनी होती हैं जो 1 ऑन 2 भी हो, जो लीनियर भी हो, बाउंडेड भी हो, जिनके नॉर्म भी दोनों के तहत सेम आए। तो इस तरह आपके पास कुछ और रिजल्ट्स भी हम देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज रिजल्ट्स एंड द सिमिलर एग्जांपल्स in applications? It is frequently quite useful to know that general form of bounded linear functionals on the space of practical importance. इस तरह की हमारे पास इनकी बड़ी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, यानी कि आप बहुत सारी एक तरह की स्पेसेस या उनकी डुअल स्पेसेस को एक क्लासिफाई कर लेते हैं कि इनके तहत इनके अंदर वर्क करना जो है वो सेम है। Our examples gives general representation of bounded linear functionals on Rn। अब हमने Rn का देखा, L1 स्पेस को भी देखा कि वो L1 स्पेस जो है वो डुअल ऑफ L इन्फिनिटी स्पेस के आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक है। इसी तरह LP को भी देखा, LP स्पेस जो है, LP स्पेस का जो डुअल है वो LP स्पेस का जो डुअल है वो LQ स्पेस के आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक है, जो कि इसका कंजुगेट है। तो इस तरह ये इनके दरमियान इंपॉर्टेंट हमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। कुछ हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि आपके पास जो स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन है Cn स्पेस के अंदर आप देखें, अगर आपके पास जो इन्फिनिटी नॉर्म है, आप ये अगर आपके पास एक स्पेस है, ये आप देख सकते हैं आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक है। Cn के अंदर आप जो है नॉर्म 1 ले लें, नॉर्म 1 नॉर्म जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, ये दोनों आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक होंगी। हमारे पास एक बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करती है जो 1 भी है और ऑन 2 भी है, और ये शो करती है कि दोनों स्पेसेस आपस में आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक हैं। बाइजेक्टिव लीनियर मैप हम शो कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है सिमिलर स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये रिजल्ट जो है वो अटेन कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ ही आप ना जो है बहुत सारी अदर एग्जांपल्स जो हैं वो देख सकते हैं। C0 स्पेस में, स्पेस ऑफ ऑल फंक्शंस या स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, उसमें जो आपका इन्फिनिटी नॉर्म है, ये भी आपके पास स्पेस जो है इज आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक टू द L1 स्पेस। L1 जिसमें आपके पास तमाम बाउंडेड सीक्वेंसेस मौजूद हैं उसके लिए, और अंडर द नॉर्म 1, ये दोनों स्पेस जो है अगेन आपके पास आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक होंगी। ये प्रॉब्लम्स आप जो है ना बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसी तरह आपके पास जो है वन कैन आस्क यू के जो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स होते हैं B ऑफ XY, ये हमारे पास क्या होती है कि ये इज अ नॉर्म स्पेस। एक्चुअली ये हमारे पास एक नॉर्म स्पेस होती है। तो नॉर्म स्पेस में हमें कोई पूछ सकता है कि व्हाट आर द नॉर्म स्पेस, क्या होती है कि आपके पास इसमें तमाम ऐसे f मौजूद होते हैं जो x को y पर मैप करते हैं, जो हमारे पास बाउंडेड प्लस लीनियर हैं, लीनियर ऑपरेटर्स हैं। ये हमारे पास तमाम बाउंडेड और लीनियर ऑपरेटर्स की कलेक्शन है। अब इसमें अगर ये स्पेस है तो व्हाट आर द जीरो ऑपरेटर्स। जीरो ऑपरेटर, इसमें हमें स्पेस में तो पता है ना कि व्हाट आर द जीरो। स्पेस में हम कहते हैं नॉर्म स्पेस है, तो स्पेस में तो जीरो भी मौजूद होता है, तो जीरो आल्सो बिलोंग टू द B ऑफ XY। अब कौन से जीरो क्या होगा, इस स्पेस में जीरो जो है ना वो आपका जीरो ऑपरेटर होता है। जीरो ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर जो x को
y पर मैप करे, और ये भी नॉर्म स्पेस है, ये भी नॉर्म स्पेस है, नॉर्म स्पेस में जीरो होते हैं, और यहाँ पर आप देखें ये ऐसा ऑपरेटर है जो हर एक्स को जीरो पर मैप करे, जिसका आंसर जीरो आए। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो जीरो ऑपरेटर्स है ना वो इसके जीरो एलिमेंट्स हैं। तो आपके पास नॉर्म स्पेस के अंदर जो है जीरो मौजूद होते हैं, तो यहाँ पर जीरो जो है वो आपके पास जीरो फंक्शंस होते हैं, ऐसे फंक्शंस जो आप हर किसी भी एक्स पर आप लगाएं तो आंसर आपका जीरो आए। तो ये आपके पास इसके अंदर जीरो एलिमेंट्स भी मौजूद होता है वेक्टर स्पेस के अंदर। ये बाउंडेड भी होते हैं, ये लीनियर भी होते हैं, आप इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई कर सकते हैं, बाकी भी आप इस तरह से रिलेटेड रिजल्ट्स इनके देख सकते हैं। तो आज के हमने लेक्चर में बेसिकली आइसोमेट्री देखी, आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन देखा, कैसे दो स्पेसेस को आपस में इंटरलेट किया जाता है, कैसे हम देखते हैं कि आपके पास बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एग्जिस्ट करते हैं जो दो स्पेसेस को आपस में जो है इनकॉर्पोरेट करते हैं अंडर सम रिलेशन। तो आप जब भी दो डिफरेंट स्पेसेस लें एक्स और एक्स टिल्डा, इनके दरमियान हम देखते हैं क्या कोई एक ऐसा फंक्शन एफ एग्जिस्ट करता है जो आपके पास एफ जो है इज बाउंडेड प्लस लीनियर, ये बाउंडेड और लीनियर हो, और फर्दर आल्सो ये एफ आपके पास जो है बाइजेक्टिव भी हो। बाइजेक्टिव यानी कि इट्स अ वन वन एंड ऑन टू, आपके पास वन वन और ऑन टू जो है वो ऑपरेटर एग्जिस्ट कर रहा है। और फर्दर मोर ओवर एक और बात भी सेटिस्फाई करे, वो कौन सी? मोर ओवर के आपके पास नॉर्म ऑफ एफ आप लेते हैं, नॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स में कहूं कि इसका, तो वो आपके पास सेम वही आता है जो नॉर्म ऑफ एक्स आता है। यानी कि देखें यहाँ पर एक्स आपके पास एलिमेंट यहाँ से आता है, एफ ऑफ एक्स एलिमेंट कहाँ आता है? एक्स टिल्डा का, यानी कि ये वाला एलिमेंट आपके पास एक्स टिल्डा को बिलोंग करता है। एक्स टिल्डा के तहत और एक्स के तहत दोनों की लेंथ, दोनों की मेजरमेंट सेम आती है। तो आप इसका मतलब क्या है कि ये दोनों स्पेस आपके पास आइसोमेट्रिकली फिर आइसोमॉर्फिक होती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या आपके पास इस तरह की कोई एफ मैप की एग्जिस्टेंस है। इफ देयर एग्जिस्ट सम मैप देन वी से दैट दीज आर आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक। इसी तरह अब हम आइसोमेट्री की नई एग्जांपल देखते हैं। फॉर इंस्टेंस के अगर हमारे पास सी एन द स्पेस ऑफ ऑल जो है वो एन डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स स्पेस हो, और हम देखते हैं कि ये जो है इसकी जो डुअल लेते हैं वो दूसरी के स्पेस के जो है आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक होते हैं। हेयर इन दिस एग्जांपल यानी कि आप देखें कि सी एन ये हमारे पास यूनिटरी स्पेस है, द स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ एन डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास स्पेस है। इसके अंदर हम अगर नॉर्म डिफाइन करते हैं, नॉर्म इन्फिनिटी, जिस तरह के आपके पास ये है। अब हम देखते हैं कि अगर हम इस स्पेस का अंडर दिस नॉर्म, अगर हम इस स्पेस का डुअल लें, द डुअल ऑफ दिस स्पेस इज आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक टू द स्पेस सी एन अंडर द नॉर्म वन। नॉर्म वन हम देखेंगे कि ये आपके पास किस तरह से डिफाइन है और आइसोमेट्री हम किस तरह से प्रूव करते हैं। फॉर इंस्टेंस के ये प्रूव करने के लिए हम लेट अस टेक सम स्टैंडर्ड बेसिस, या हम जो यूजुअल बेसिस लेते हैं E1, E2, En ऑफ फॉर En। हमें पता है कि जिस तरह हर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए बेसिस जरूर एग्जिस्ट करती हैं ताकि आप उनके एलिमेंट्स को इससे जनरेट कर सकें। तो इसी तरह E1, E2, En जो है वो आपके पास ना Cn स्पेस है, स्पेस ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ डिग्री n। इसके आप एलिमेंट्स के लिए जो बेसिस जो आपके पास गिवन है, देन एवरी कंटिन्यूअस लीनियर फंक्शनल f ऑन Cn कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली ऑफ द फॉर्म के। अब देखें यहाँ पर हो रहा क्या है एक्चुअली कि आप एक एलिमेंट लेते हैं Cn में से, तो Cn के एलिमेंट आपके पास किस फॉर्म के होंगे? समेशन फ्रॉम द अल्फा आई, यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर i इक्वल टू दी आई की वैल्यू आप ले लेते हैं 1 to the n, और हमारे पास यहाँ पे क्या है? दी अल्फा आई ई आई, क्योंकि ई आई बेसिस है, कोई ना कोई स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तब वो आपके पास x का एलिमेंट आएगा। तो आप इस तरह कोई भी आर्बिट्रेरी x आप लेते हैं किसके अंदर? Cn के अंदर, ये आपके पास Cn का एलिमेंट है, स्पेस ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास ना यहाँ से ऑफ डिग्री n हमने ये ले लिया। अब जब आप इसके ऊपर f अप्लाई करते हैं देन व्हाट वी हैव, f अप्लाई करेंगे यानी कि मैं अगर आपको यहाँ पे स्टेप्स बताऊं भी, f ऑफ x जब हम लेते हैं तो क्या होगा? f एक लीनियर मैप है आपके पास, लीनियर फंक्शनल क्या करेगा? f इस समेशन के ऊपर अप्लाई होगा, समेशन फ्रॉम वही आपके पास i इक्वल टू 1 to n, इस तरह अल्फा आई ई आई,
और अब अगर आप लिनियरिटी को देखें, चूंकि आपके पास यहाँ पे क्या है, मैं अगर एक्सपेंड करके लिखूँ ना ताकि आपको हर बात समझ आ जाए, हम कहते हैं अल्फा 1 E1 प्लस द अल्फा 2 E2 प्लस अप टू सो ऑन, ये फाइनाइट आपके पास एलिमेंट्स हैं, चूंकि ऑर्डर n है तो आपके पास यहाँ पे अल्फा n En ये फॉर्म है x की जिसके ऊपर हमने f अप्लाई किया। f आपके पास क्या है, लीनियर फंक्शनल है, तो लीनियर फंक्शनल क्या करेगा, f जो है वो हर एक टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाएगा और स्केलर बाय कॉमन भी आ जाएंगे, और आप इसको लिख सकते हैं लीनियरिटी की वजह से L1 f ऑफ E1 प्लस L2, चूंकि L2 आपके पास ये क्या है, दीज आर स्केलर्स, स्केलर्स आपके पास हमेशा बाहर आ जाते हैं लीनियर ऑपरेटर में, E2 इसी तरह प्लस अप टू सो ऑन, फाइनली आपके पास अल्फा n f ऑफ En, ये हमारे पास फॉर्म बन गई। तो आप इसको हिंस वन कैन राइट इट दैट कि आपके पास i इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे आपके पास अल्फा i f ऑफ ei, ये आपके पास फॉर्म आपके पास आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर आप लगाया, तो ये किसका एलिमेंट है, ये भी आपके पास ना Cn का एलिमेंट होगा, क्योंकि आपके पास f जो है वो एक ऑपरेटर है Cn से, तो आप Cn के एलिमेंट पर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, देन यू विल अटेन द एलिमेंट लाइक इन दिस फॉर्म अगेन इन द Cn। अब यहाँ पर अल्फा i स्केलर हैं, और देखें आपके पास f ऑफ E1 f ऑफ 2 ये बेसिस हैं सारी की सारी Cn अगेन के लिए, तो क्लियरली आपके पास ये जो है ना f ऑफ E1 f ऑफ E2 अप टू f ऑफ En, ये आपके पास एक n डायमेंशनल एक एलिमेंट मिल जाता है आपको, लेट अस से दैट इट इज अ u, आपने इसकी तमाम यानी कि टपल्स को u का नाम दे दिया, और ये एक Cn का एलिमेंट होगा, स्पेस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ऑफ n डायमेंशनल। तो आपके पास ये आपको अगेन उसी में Cn के अंदर एलिमेंट मिल गया, यानी कि हमने एक f मैपिंग डिफाइन की जो Cn को Cn पर मैप करती है, और वो बाउंडेड लीनियर भी है। नाउ अगेन वी डिफाइन, अब आपके पास क्या है, इसका मतलब है कि आपके पास इस तरह की मैपिंग एग्जिस्ट करती हैं जो Cn से Cn पर हैं। अब हम इन Cn की मैपिंग के लिए जितने भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल हैं, Cn स्टार जो हम आपके पास ना स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल फ्रॉम Cn टू द R सेट ऑफ रियल नंबर, वो हम एक उन तमाम कलेक्शन के लिए एक T मैप लेते हैं। T आपके पास एक ऑपरेटर है जो Cn स्टार को C पर मैप करे, सच दैट कि इसमें डोमेन क्या है, तमाम f आ रहे हैं जो Cn स्टार ऐसे f हैं जो Cn को Cn पे मैप करते हैं, जिस तरह कि आपने देखा f आपके पास है Cn को Cn पे मैप कर रहा है, और वो एलिमेंट आपका u है, और इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि आप जो भी f ऑफ इसमें अप्लाई करते हैं f ऑफ x, तो आपके पास जो आप जो है ना वो कोई u आंसर आता है, दैट इज इक्वल टू द f ऑफ E1 f ऑफ E2 अप टू सो ऑन f ऑफ En, ये n टपल आपको एलिमेंट मिल जाता है। नाउ देन दिस T ऑपरेटर इज बाउंडेड एंड लीनियर, आपके पास ये लीनियर भी होगा और बाउंडेड भी होगा। उसकी क्या वजह है, आपके पास ना देखें f आप इसमें अप्लाई करते हैं बाउंडेड लीनियर फंक्शनल, अगर आप इसमें दो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल अप्लाई करें T में आप ना यानी कि f1 प्लस f2, जब आप ये दो लेते हैं तो व्हाट हैपन कि आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपको कुछ u1 प्लस u2 काइंड एलिमेंट देगा, और आप इसे सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा f1 प्लस f2, ये आपका जो फर्स्ट होगा एलिमेंट ये किस पे अप्लाई होगा, E1 के ऊपर। इसी तरह f1 प्लस f2 जो है वो f1 प्लस f2 जो है वो आपके पास अगेन E2 पे अप्लाई होगा, इस तरह से। तो हमारे पास ये एक n टपल एक और एलिमेंट आपके पास बन गया n टाइम्स, और आपके पास ये लीनियर फंक्शनल की वजह से क्या हम कर सकते हैं, f लीनियर है तो f जो है वो आपके पास, यहाँ पर मैं फर्स्ट टर्म आपको सिर्फ एक्सप्रेस करके बताता हूँ, f1 भी E1 पे अप्लाई होगा प्लस f2 भी यहाँ पे आपके पास E1 पे अप्लाई होगा अगेन कॉमा, इसी तरह f1 भी E2 पे अप्लाई होगा प्लस f2 भी आपके पास E2 पे अप्लाई होगा, और अप टू सो ऑन, इस तरह की फॉर्म। और अगर आप इसको टर्म को देखें यहाँ से, अगर मैं नीचे वाली स्लाइड पे इसको कंटिन्यू करूं तो आप देख सकते हैं व्हाट वी हैव कि हम इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हैं, f1 E1 f2 E2 आपके पास अप टू ये सो ऑन n टर्म्स के लिए जितना भी आपके पास आगे जाता है, और प्लस इसी तरह f2 E1 आपके पास ना यहाँ पे देखिए मैंने f1 हर के लिए अलग किया, यहाँ पे f2 E1 f2 E2 और आपके पास अप टू सो ऑन, ये भी n टर्म्स के लिए हमारे पास वैल्यू बन गई। एंड व्हाट हैपन, ये आपके पास क्या मिलेगा, दिस इज t ऑफ f1 और प्लस ये क्या आपके पास अगर इसे देखें t ऑफ f2। तो आपने ये लिनियरिटी की फर्स्ट कंडीशन देख ली। इसी तरह आप जब अल्फा साथ अप्लाई करेंगे t टाइम अल्फा आप यहाँ पर लेंगे, फॉर इंस्टेंस कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि आप जब भी लेंगे t ऑफ अल्फा f देन ऑलवेज यू अटेन अल्फा टाइम्स द t ऑफ f, ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। और इन दोनों कंडीशंस की बुनियाद पर जिस तरह कि आपने ये देखा कि आपका ये वाला एलिमेंट जो है ये इक्वल आता है किसके, इस लास्ट एंड वाली टर्म के, दिस
these two concludes that कि your f is linear operator। ये linear भी है, बाइजेक्टिव भी है। बाइजेक्टिव क्यों है? cn के एलिमेंट को अगेन cn पर मैप करता है और आप देखते हैं कि हर एलिमेंट को यूनिकली रिप्रेजेंट करता है। सो इट इज 1 1 एंड ऑन 2। तो आपको 1 1 और ऑन 2 और linear operator ही मिल गया। अब देखते हैं कि आपके पास ना क्या ये ऑपरेटर जो है आपको क्या नॉर्म देता है। तो इसके नॉर्म के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल कि एफ आपका बाउंड, चूंकि एफ हमने ये ऑपरेटर लिया, डिफाइन किया, ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है हमारे पास, सी एन हमने जो डिफाइन यहाँ पे कंसिडर किया था। अब बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर यानी कि उसकी वजह क्या है कि हमारा जो टी मैप है ये कहाँ से है, सी एन स्टार स्पेस जो है उसको सी एन पे मैप करता है। तो यहाँ पे आपके पास सारे बाउंडेड लीनियर फंक्शनल मौजूद हैं। तो वो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल जो भी आपके पास यहाँ पे एफ होता है जिसके ऊपर आप टी अप्लाई करते हैं, तो आपके पास आंसर कोई आपको एलिमेंट मिलता है अगेन सी एन का। उसके लिए एफ चूंकि आपके पास बाउंडेड लीनियर फंक्शन है सारे के सारे ये वाले एफ। अब अगर हम एफ का मॉड लें, एक्चुअली एफ है आपके पास क्या, अगर मैं यहाँ पे आपके पास स्टेप्स को अप्लाई करता हुआ आपको बताऊं तो आपके पास एफ ऑफ एक्स किसकी फॉर्म में था, यानी कि अल्फा 1 एफ ऑफ ई 1 प्लस इसी तरह अप टू सो ऑन फाइनल टर्म आपके पास थी अल्फा एन एफ ऑफ ई एन, ये आपके पास फाइनल टर्म है। अगर आप इसके ऊपर मॉड लगाते हैं, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस होल टर्म के ऊपर मॉड आ जाएगा अल्फा 1 एफ ऑफ ई 1 प्लस अप टू सो ऑन एंड देन प्लस दी अल्फा एन एफ ऑफ ई एन, आपके पास ये मॉड आ गया। अगेन अब मॉड में क्या होता है, हमें पता है मॉड ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन द मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी एंड हिंस वी कंक्लूड दैट, अगर आप इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगाएं तो हम कह सकते हैं द मॉड ऑफ अल्फा 1 एफ ऑफ ई 1 आपके पास ये आ जाएगा, प्लस इसी तरह मॉड ऑफ अल्फा 2 एफ ऑफ ई 2 और लास्ट टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, द मॉड ऑफ अल्फा प्लस द मॉड ऑफ अल्फा एन एफ ऑफ ई एन, ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। और अल्फा बी आपको इसको फर्दर अगर आप इसको यहाँ पे राइट करना चाहें तो आप इसे समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो आपके पास ये सम आ जाएगा, यानी कि वन कैन राइट हियर दैट समेशन फ्रॉम आई इक्वल टू 1 टू एन मॉड ऑफ अल्फा आई एफ ऑफ ई आई, ये हमारे पास फॉर्म बन गई। अब जब हमें ये फॉर्म बन गई तो आप यहाँ पर देखें हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं अगेन, कि हमारे पास ना ये मॉड है तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप समेशन फ्रॉम आई इक्वल टू 1 टू एन लिख लें और अल्फा आई मॉड लिख लें और इस तरह एफ ऑफ ई आई मॉड लिख लें, ये आपके पास फॉर्म बन गई। और अब जब हम सुप्रीमम लें यहाँ पर देखें अल्फा आईज क्या है आपके पास स्केलर हैं, व्हाट हैपन कि अगर आप इन सब में से ना अल्फा आई सबसे बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो वो सबसे बड़ी वैल्यू हर एक के साथ मल्टीप्लाई होती है, अल्फा 1 भी है अल्फा 2 भी, तो हम क्या कहते हैं सब में ना मैक्सिमम वैल्यू साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हर एक के साथ अल्फा 1 अल्फा 2 मल्टीप्लाई होने के बजाय उन सब आई वैल्यू में से जो सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू है वो हर एक के साथ मल्टीप्लाई होती जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे सुप्रीमम की टर्म यूज करते हैं। व्हेनेवर देखें आपके पास ना इन सब का जो मैक्स होगा वो सपोज कोई अल्फा के है, तो अल्फा के जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो दैट इज लेस देन इक्वल टू द समेशन टाइम, ये आपको कंडीशन मिल जाएगी। और उसको अल्फा के कोई भी हो सकता है, इस वजह से हम यहाँ पे सुप का नाम ले लेते हैं, जो वो भी अल्फा जो भी आपके पास फॉर्म है इसके लिए। तो ये टर्म हमारे पास दैट इज लेस देन इक्वल टू द सुप फॉर्म आ गई। उसकी वजह ये मैंने आपको बताई कि आपके पास ना बहुत सारे अल्फा हैं, अगर आप सुप लेंगे तो सुप्रीमम जो सबसे मल्टीप्लाई होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दीज टर्म्स, वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे सुप्रीमम के साथ आ जाएगा। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो व्हाट इज दिस, आपने इसको u के नाम से सपोज किया था और ये आपका जो अंदर वाली टर्म u है और उसके ऊपर मॉड है, देन दैट विल गिव यू द u नाउम 1। u नाउम 1 क्या होता है आपके पास, यानी कि तमाम टर्म का जो सम होता है वन सम ना, यानी कि विद पावर p की जगह 1 1 ले लें अप टू समेबल, लेकिन आपके पास फाइनाइट सम है और सम 1 है, यानी कि हर के ऊपर मॉड के ऊपर पावर 1 है, ये आपके पास आ गया। सुप्रीमम यहाँ पे तमाम अल्फा स्केलर का सुप लें अप टू एन टर्म्स के लिए तो दैट इज इक्वल टू द इन्फिनिटी, क्योंकि ये भी आपके पास बाउंडेड है तो बाउंडेड के लिए हम इन्फिनिटी नॉर्म यूज करते हैं, आपके पास ये फॉर्म आ गई। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम ये एक्स नॉर्म को नीचे डिवाइड कर दें यहाँ पर, या ओवरऑल में एक और आपको ना जिस तरह हम सेकंड नॉर्म की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, अगर मैं सुप यहाँ पे अप्लाई कर दूं, यानी कि अगेन इम्प्लाइज दैट कि मैं इसी कंडीशन पे सुप लगाता हूँ सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉड, और सुप भी कौन सा कि नॉर्म इन्फिनिटी लेता हूं ऐसा कि जिनकी नॉर्म वैल्यू 1 है, तो मेरे पास यहां पे भी आ जाएगा दैट इज लेस देन इक्वल टू अगेन द सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स इन्फिनिटी इक्वल टू 1। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या है जी आपके, यानी कि आप देखें यहाँ पे हमारे पास है नॉर्म ऑफ u 1 टाइम्स नॉर्म ऑफ x इन्फिनिटी,
अब x इन्फिनिटी नॉर्म 1 लगाया तो आपके पास ये किसकी इक्वल आ जाएगा, बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ f, ये आपको नॉर्म ऑफ f दे देगी लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉर्म यहाँ पे 1 है, नॉर्म 1 होने की वजह से आपको ये वैल्यू सुप्रीमम नॉर्म 1 गिव्स यू दी वैल्यू 1, अगेन ओनली द u नॉर्म 1 आपके पास रह जाएगा, x इन्फिनिटी जो है वो आपके पास नॉर्म 1 की वजह से खत्म हो जाएगा वहां से, यानी कि उसकी वैल्यू 1 है तो 1 मल्टीप्लाई जो भी करें वो सेम उसके साथ ही रहता है। तो इसकी वजह से हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अगेन अब नाउ चूज सम आर्बिट्रेरी एलिमेंट के, आपके पास ना कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ने x इक्वल टू सी एन के अंदर ना x नॉट ले लेते हैं जिसकी वैल्यू अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सी एन है, वेयर अल्फा आई क्या है, ये अब अगेन हम कैनोनिकल डेल्टा की फॉर्म लेते हैं ऐसे एलिमेंट्स कि हम उनका मॉड लें तो वैल्यू 1 आ जाए, अदरवाइज उनकी वैल्यू 0 आ जाए। इस तरह की हम कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं। एफ ऑफ ई एन के अंदर नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारे पास ई आयोटा एन का कंजुगेट क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कलेक्शन है हमारे पास, तो यहाँ पे कंजुगेट टर्म भी साथ आएगी। जब आप नॉर्म लेते हैं तो नॉर्म में कंजुगेट का आपके पास, हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की डेफिनेशन है कि नॉर्म वहाँ पे आपको मॉड को इसके कंजुगेट को खत्म कर देता होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू इक्वल टू 0, ये दो तरह से हमने इसको डिफाइन कर दिया कि एफ ऑफ ई आई अगर 0 है तो ये 0 है, अगर नॉट 0 है तो इसकी ये वैल्यू है। देन व्हाट हैपन कि आप एफ ऑफ एक्स आपके पास नॉट है, अगर हम इसका नॉर्म इन्फिनिटी यहाँ पे यूज करें, नॉर्म इन्फिनिटी अप्लाई करें, यानी कि दैट इज द सुप्रीमम नॉर्म, तो सुप्रीमम नॉर्म आपके पास तमाम वैल्यूज का अगर आप यहाँ पे मॉड लेते जाएं तो आपको क्या मिलेगा, सारी की सारी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होंगी, क्योंकि कुछ 0 हैं, कुछ 0 से के अलावा होंगी, और सबका जो सुप लेंगे दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। और व्हाट अबाउट द एफ ऑफ एक्स नॉट, अगर आप इसके ऊपर ही एक्स नॉट लगाते हैं देन यू विल अटेन द इस एक्स नॉट के लिए, यानी कि आपके पास ये चॉइस है। और u की टर्म्स में अगर हम इसे डिफाइन करके देखें देन वी अटेन एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू द u1 नॉर्म, कि आपके पास सुप नॉर्म 1 के तहत ये वैल्यू आ गई, एंड देयरफॉर इट विल गिव्स यू द वैल्यू। देखिए वो क्या वैल्यू कि आपके पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स u नॉर्म जो है दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर द नॉर्म ऑफ एक्स नॉट। अब ये क्योंकि आपके पास ना हमने यहाँ पे देखा कि आपके पास एक्स नॉट नॉर्म इन्फिनिटी लेस देन एंड इक्वल टू 1 है, तो आप 1 से लेस कोई भी चीज जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये अगेन लेस देन इक्वल टू, ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी, क्योंकि 1 से छोटी चीज इसके नीचे डिवाइड हो रही है। अब हमें पता है कि ये वाली चीज अगेन लेस देन इक्वल टू होती है सुप्रीमम जब आप लेते हैं, सुप ले लेते हैं साथ किसके, दी सुप्रीमम ले लेते हैं साथ, आपके पास यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स नॉट मॉड ओवर नॉर्म इन एक्स नॉट ऑफ इन्फिनिटी, और सुप्रीमम भी वो लेते हैं कि एक्स नॉट नॉर्म इज नॉट इक्वल टू 0, और ये सुप्रीमम जाके इक्वल होता है किसके, एफ ऑफ एफ नॉर्म की इक्वल होता है। तो अब यहाँ से अगर हम देख लें, अगर हम ये इसका मतलब ये है कि ये टर्म हमेशा इसके सुप्रीमम से लेस होती है, सुप्रीमम का मतलब सबसे बड़ी टर्म जाके एफ के बराबर होती है, तो इससे क्या कंक्लूड हुआ कि ये वाली वैल्यू इस नॉर्म ऑफ एफ से लेस है। तो हिंस हम ये देख लेते हैं कि आपका नॉर्म ऑफ एफ यहाँ पे क्या शो हो जाता है, नॉर्म ऑफ एफ इज ग्रेटर देन द नॉर्म ऑफ u1। तो 1 and 2 इम्प्लाइज अगर आप करें तो हमें क्या मिल जाता है, नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल टू द u1, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे शो किया कि f1 नॉर्म ऑफ एफ जो है वो लेस देन नॉर्म ऑफ u1 अंडर, और यहाँ पे नॉर्म ऑफ u1 इज अगेन लेस देन द नॉर्म ऑफ f। तो 1 and 2 implies that both norms are equal. And what about the u? The value u is equal to the t of f under the norm 1. तो अब देखें हमें क्या मिल गया कि दोनों का नॉर्म सेम है, इसका नॉर्म और इसका नॉर्म इन्फिनिटी के तहत हमने डिफाइन किया था, और इसका नॉर्म हमने नॉर्मल यानी कि यहाँ पे नॉर्म इन्फिनिटी के तहत हुआ था यूज, इसका नॉर्म 1 के। तो सी एन के दोनों एलिमेंट्स हैं अंडर, यहाँ पे देखिए आइसोमेट्री हमें मिल रही है कि आप डिस्टेंस यहाँ पे नॉर्म 1 के तहत कैलकुलेट करें, वहां पे आप नॉर्म इन्फिनिटी के तहत कैलकुलेट करें, दोनों की लेंथ सेम आती है मैपिंग्स की अंडर द मैपिंग टी। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो लीनियर मैप है, बाउंडेड भी मैप है आपके पास, लीनियर बाउंडेड जो आपके पास टी ऑपरेटर है, उसके तहत अगर आप किसी वैल्यू का नॉर्म लें और वो इधर भी देखें, वो मैप जो है आपके पास बाइजेक्टिव भी है, तो इसका क्या मतलब है कि देयर इज द आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन दीज टू, आपको आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिज्म मैप टी मिल गई, क्योंकि टी आपका क्या है, मैं यहाँ पे अगर गेन लिखूं टी आपके पास बाइजेक्टिव भी है, प्लस टी आपके पास जो है वो लीनियर भी है, टी आपके पास बाउंडेड भी है, क्योंकि हमने इसका नॉर्म भी देख लिया, बाउंडेड है तो नॉर्म एग्जिस्ट करेगा, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर मिल गया, और सबसे बढ़कर आखिरी बात कि आप टी का जो नॉर्म लेते हैं अंडर द एफ नॉर्म 1 लेते हैं, वो आपके पास सेम वही आता है जो नॉर्म ऑफ एफ है। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों का नॉर्म भी सेम है। आप इधर यानी कि ये वही बात है कि टी एक्स का जब आप नॉर्म लेते हैं दैट इज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स,
तो यहाँ पे x की जगह क्या है, f है, क्योंकि आपके पास बाउंडेड लीनियर फंक्शनल के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। हिंस वी कंक्लूड दैट के दोनों का नॉर्म लेंथ सेम आ रही है, एंड वी कंक्लूड कि दोनों मैप्स जो हैं वो आपस में आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक होती हैं। तो ये हमने इसमें इंपॉर्टेंट तरीका देख लिया कि किस तरह सी एन का जो डुअल है वो आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक है सी एन के अंडर नॉर्म 1। अब इसी तरह आप जो है डुअल स्पेस ऑफ C0 आपके पास क्या है, ऐसे तमाम सीक्वेंस की कलेक्शन, ऐसे तमाम XN आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, सीक्वेंसेस मौजूद हैं। मैं यहाँ पे सीक्वेंस डाल लेता हूँ सच दैट कि वो सीक्वेंस जो है ना वो 0 को कन्वर्ज करते हैं व्हेन एवर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तमाम ऐसे सीक्वेंस की कलेक्शन है। और L1 हमें पता है तमाम हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस हैं जिनके को हम ना अंडर द इसका जो है वो लेते हैं, इनका सम लें, एब्सोल्यूट सम इज कन्वर्जेंट। एब्सोल्यूट सम इसका जो है ना हम हर एक का लें तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, यानी कि स्पेस ऑफ सीक्वेंस है हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस। तो सिंस अब ये आप देखें इसका डुअल लें, इसका मतलब क्या है कि सी स्टार के जो है भी जितने भी बाउंडेड लीनियर फंक्शन है जो सी नॉट को आर पर मैप करते हैं, अब वो पूरी स्पेस जो है वो L1 स्पेस के आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक है। अब यहाँ पर सिंस अब आपके पास C0 के लिए भी ना EI एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये कौन से EI, शॉर्टर बेसिस के तहत जो इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स है ना, क्योंकि आपके पास ये सीक्वेंस की कलेक्शन है, तो सीक्वेंस में तो हमें पता है इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होती हैं, तो यहाँ पे EI भी आपके पास इनफाइनाइटली मैनी होंगे। अब हर EI इनफाइनाइटली मैनी के लिए भी आपके पास हर x0 के एलिमेंट की आपको एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिलती है। कैसे कि x इक्वल टू द समेशन फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी अल्फा i EI। और f अगर आप कोई बाउंडेड लीनियर फंक्शनल आर्बिट्रेरी लें तो f अगर आपके पास इसके ऊपर अप्लाई होता है तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि अगर आप Sn इस फॉर्म में लिखते हैं कि इन सब का सम चूंकि एग्जिस्ट करता है आपके पास ना, क्योंकि बाउंडेड स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस है, हम Sn यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं अगेन इसका एलिमेंट C0 का। तो f जब Cn यानी कि आपके पास 0 को कन्वर्ट करने वाला एक सीक्वेंस है तो f Sn के ऊपर लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये अगेन वही प्रॉपर्टी यूज करते हुए f चूंकि आपके पास बाउंडेड लीनियर है, f अंदर आ जाएगा, हर एक टर्म के ऊपर इंडिविजुअल अप्लाई हो जाएगा, जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल्स में देखा। अब है क्या, यहाँ पर अगर आप दोनों को कंपेयर करके देखें, XN को और SN को दोनों को देखें, क्योंकि ये इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं, यहाँ पे फाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं, और अगर आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दे तो दोनों का जो बिहेवियर है वो सेम हो जाएगा अंडर दैट नॉर्म इन्फिनिटी, यानी कि बाउंडेड नॉर्म के तहत दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा व्हेन एवर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे भी आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब है ये है कि SN जो है ना वो इसको कन्वर्ज करती है सीक्वेंस आपके पास। f चूंकि आपके पास कंटिन्यूस है, क्योंकि C0 में जो भी आप बाउंडेड लीनियर फंक्शनल लेते हैं वो कंटिन्यूस में होते हैं, बाउंडेड लीनियर इंप्लाइज कंटिन्यूटी। इट फॉलोज दैट के आपका कंटिन्यूटी क्या कहती है कि xn अगर आपके पास किसी x को कन्वर्ज करे तो f ऑफ xn हमेशा f ऑफ x को कन्वर्ज करता है। ये आपके पास अगर कोई मैप f कंटिन्यूस होता है, इफ f इज कंटिन्यूस, ये हमारे पास कंटिन्यूस की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपके पास देन ये हमारे पास है इफ f इज कंटिन्यूस देन वी हैव ऑलवेज दिस। तो इसका क्या मतलब है, f ऑफ xn भी f ऑफ Sn f ऑफ x को कन्वर्ज करेगा। हिंस आप f ऑफ x को यहाँ पर देखें, जब आप कन्वर्जेंस अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी टाइम आपके पास टर्म ये आ जाएगी वेयर x जो है वो अल्फा i की कलेक्शन है, जो हमने यहाँ पे लिया कहाँ पे, x C0 के अंदर मौजूद है, स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस विच कन्वर्जेस टू 0, यानी कि आपके पास अल्फा i's जो हैं वो डेल्टा i 0 को कन्वर्ज करते हैं। नाउ फर्स्ट टू शो दैट कि आपके पास ये जो L1 स्पेस में f जो है E1 ये L1 स्पेस में है, यानी कि स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस में है, उसके लिए अगेन आप ना अल्फा i कैनोनिकल डेल्टा की फॉर्म में वही डिफाइन करते हैं जिस तरह हम प्रीवियस डिफाइन करते आए हैं। और अब आप f ऑफ x0 जो एलिमेंट लेते हैं xi वाले, इनका अगर आप नॉर्म इन्फिनिटी लें तो नॉर्म इन्फिनिटी यानी कि बाउंडेड के लिए हमेशा सुप नॉर्म एग्जिस्ट करता है, और सुप नॉर्म के तहत तमाम की तमाम टर्म्स जो हैं वो आपके पास क्या होंगी, लेस दैन इक्वल टू 1। और आप जब इसके ऊपर f ऑफ x0 लगाते हैं वो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, और चूंकि ये सारी की सारी टर्म सुप नॉर्म से डिफाइन है और आपके पास समेशन फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू n ये वाली आपको फॉर्म मिल जाएगी, एंड दैट इज अगेन लेस इक्वल टू द नॉर्म f। वो क्यों कि आपके पास अगर आप यहाँ पर देखें लेस देन हो जाएगा अगर आप सुप ले लें, सुप्रीमम भी वो वाला जिसमें आपके पास ना तमाम x0 जो है उनका नॉर्म लें इन्फिनिटी तो वो आपके पास 1 की इक्वल आए, तो वो नॉर्म आगे नॉर्म 1 जो है वो तब जाके नॉर्म ऑफ f की इक्वल होता है। हेंस ये आपके पास फॉर्म बन की। तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये नॉर्म एग्जिस्ट करता है, f ऑफ x0 जो है वो बाउंडेड हो गया। f ऑफ x0 जब बाउंडेड हो गया तो इसका मतलब क्या है कि हिंस वी कंक्लूड दैट कि आपका वो f ऑफ E0 जो है वो L1 को स्पेस को बिलोंग करता है, क्योंकि L1 स्पेस में तमाम बाउंडेड सीक्वेंस मौजूद होते हैं।
दिस इज ट्रू फॉर ऑल एंड देयरफॉर आपके पास ये समेशन जो है इन सब का बाउंडेड है। हिंस आपका ये जो एफ ऑफ E1 जो सीक्वेंस है ये L1 स्पेस को बिलोंग कर जाता है। ऑल्सो इसका समेशन जो है हमने देखा यहाँ पे जिस तरह के ये तमाम n के लिए लेस देन नॉर्म ऑफ दिस है, तो इन्फिनिटली मैनी के लिए भी नॉर्म जो है वो लेस देन नॉर्म ऑफ f होगा। और इसी तरह नाउ वी कैन डिफाइन के t जो आपके पास C नॉट x स्टार से L1 स्पेस के ऊपर हम डिफाइन करते हैं दैट द t आपके पास f इक्वल टू द u, इस तरह से आपके f ऑफ यानी कि एक t आपने वो जिस तरह ऑपरेटर डिफाइन करते हैं C नॉट से L1 के ऊपर, तो आपके पास ये मैप जो है वो लीनियर भी होगा, बड़ी इजीली हम प्रूव कर सकते हैं, और ये बाइजेक्टिव भी होगा। उसकी वजह ये है कि हम देखेंगे जब भी f 0 होगा तो tf भी 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये t जो है वो 0 को 0 पर मैप करता है। इसका मतलब है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब आपके पास कोई ऑपरेटर जो है वो आपके पास वो बाइजेक्टिव हो। तो इस तरह हम बाइजेक्टिव प्रूव कर लेते हैं, यानी कि आपका t जो है वो 1 1 है। ऑन टू भी है, ये सेम कंसीक्वेंस हम यूज कर सकते हैं। ऑल्सो सपोज दैट के y आपके पास कोई अल्फा j सीक्वेंस है L1 के अंदर, देन ये सीक्वेंस आपके पास बाउंडेड है क्योंकि अल्फा L1 में तमाम सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस मौजूद होते हैं। दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर ईच x इक्वल टू द अल्फा i। हर अल्फा i के लिए जो C नॉट में बिलोंग करते हैं, C नॉट में क्या है, स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस विच कन्वर्जेस टू 0। तो अब आप कोई g सीक्वेंस डिफाइन कर दें C नॉट से जो है आपके पास स्केलर k की तरफ, तो g ऑफ x जब भी लेंगे हमारे पास समेशन फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी अल्फा i लेमडा i की कलेक्शन हमें मिलेगी, वेयर लेमडा i आपके पास वही सीक्वेंस है जो कन्वर्जेस टू 0 है, C नॉट के अंदर सीक्वेंस है। जी क्लियरली आपके पास लीनियर होगा क्योंकि ये आपके पास इस तरह की जो भी कलेक्शन होती है वो लीनियर होती है, आप बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं। सो जी ऑफ एक्स के ऊपर जब हम मॉड लेते हैं तो मॉड ऑफ दिस और बाय अगेन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के मॉड हर एक के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करें और फिर आप जब नॉर्म लेते हैं देन वी अटेन दिस फॉर्म। तो आपको यहाँ पे ये कोई स्केलर कांस्टेंट मिल गया। आप गौर करें, हम सिर्फ बाउंडेड शो करने के लिए ये भी काफ़ी होता है कि आपका वो जो नॉर्म ऑफ जी एक्स है ना वो लेस देन होता है किसी सी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स नॉट के, अंडर वट नॉर्म एक्स नॉट है या जो भी। तो हम कहते हैं कि अगर कोई देयर एग्जिस्ट सम सी, हमें कोई भी सी पॉजिटिव मिल जाए फाइनाइट नंबर, तो हम कहते हैं कि हमारा ये जो जी एक्स है वो बाउंडेड है। हेंस जी इज बाउंडेड एंड जी जो है वो आपके पास सी नॉट के स्टार को बिलोंग करता है, डुअल ऑफ दिस। तो आपको इससे क्या हो जाता है, हर एक के लिए आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस मौजूद है हर एलिमेंट के लिए। तो इसका मतलब क्या है, टी एक्स इज ऑन टू मैप। अब टी एन आपके पास बाउंडेड भी है, ऑन टू भी है। नाउ वी फाइनली प्रूव दैट के क्या इन दोनों की नॉन प्रिजर्विंग सेम आती है। अगर नॉन प्रिजर्विंग सेम आती है तो वी कंक्लूड दैट के बोथ आर आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक। नाउ फाइनली प्रूव दैट कि क्या इनके नाम सेम आते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपसे शेयर की बात। जब आप नॉर्म ऑफ एफ लेते हैं दैट इज लेस देन एब्सोल्यूट द नॉर्म ऑफ समेशन ऑफ दिस, क्योंकि आप वैसे नाम लेते हैं तो नाम बाय रहता है और हर एक का दैट इज लेस देन द नॉर्म ऑफ इंडिविजुअल टर्म। हर एक में समेशन जब लेते हैं जिस तरह कि हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं, अगेन वही सिमिलर स्टेप्स जो हम हर जगह करते आ रहे हैं कि अल्फा आई का डेल्टा इसका मॉड ऑफ अल्फा मॉड ऑफ लेमडा आई का आप सुप लें तो हर एक टर्म के लिए मल्टीप्लाई करें तो दैट इज लेस देन इक्वल टू दिस वन, और ये बाय डेफिनेशन क्या होगा, ये सेम ही रहेगा। इन सब का सुप लें तो ये बाउंडेड सीक्वेंस का सम है और अंडर द नॉर्म इन्फिनिटी आपको सुप नाम हमेशा इन्फिनिटी नाम के इक्वल होता है, देन वी अटेन दिस वन। और अब आपके पास क्या हुआ कि ये आपको फाइनाइट नंबर मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, सबके ऊपर वही सुप नाम अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दूं कि सुप ऑफ ऑल एक्स अंडर द नॉर्म इन्फिनिटी, ऐसा ये वाला इधर भी और इधर भी, तो ये आपके पास 1 की इक्वल हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, इट्स बिकम्स द नॉर्म ऑफ एफ। ये वाली चीज अगर सुप यहाँ पे लगता है तो ये नॉर्म ऑफ एफ की इक्वल हो गया, दैट इज लेस देन दिस इनफाइनाइट सम समेशन फ्रॉम आई इक्वल टू 1 टू n मॉड ऑफ एफ ऑफ ई आई मॉड। और अब आप इस पिछली कंडीशन को साथ कंबाइन करें देन वी अटेन दैट कि आपका ये सम इसकी इक्वल है और वो क्या है, नॉर्म ऑफ u1 की इक्वल है जिस तरह कि हमने पीछे देखा, और दैट इज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ tf1। तो इसका क्या मतलब है कि आप जो किसी भी एलिमेंट का नाम लेते हैं, जिस तरह x का नाम लेते हैं तो वो आपके पास इक्वल आ जाता है नाम ऑफ tx का। अंडर यहाँ पे कोई और नाम हो सकता है, यहाँ पे इन्फिनिटी नाम है तो यहाँ पे नाम 1, तो दोनों का अपने लिहाज से जो भी नाम लें दोनों की लेंथ सेम है, f उसके ऊपर कोई रोल प्ले नहीं करता। यहाँ पे दोनों की डिस्टेंस अपने अपने सेट्स में सेम आती है हमेशा, जो लेंथ यहाँ पे है इस नाम के तहत वही लेंथ यहाँ पे x की है, tx की लेंथ वही है जो x की लेंथ है, अपने अपने नाम्स के तहत दोनों की इक्वालिटी आपको मिल जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों के अंदर आइसोमेट्री एग्जिस्ट करती है। अब 1 1 भी है, ऑन टू भी है, यानी कि बाइजेक्टिव लीनियर बाउंडेड प्लस this isometry, this will gives you that this map T is isometrically isomorphism to the C naught under this infinity norm, इसके dual से L1 space के यहाँ पर है।
L1 के यहाँ पे आपको मिल गया। Hence we conclude that these both spaces are isometrically isomorphic spaces, यानी कि इन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। जो नाम यहाँ पे डिफाइंड है उधर उधर वो नाम डिफाइंड है, उसके तहत एक मैपिंग मिल गई कि जो काउंटिंग आप यहाँ पे करें वही काउंटिंग यहाँ पे है, चाहे वो आइडेंटिटी मैप है जो वट एवर दिस मैप, जो कि 1-1 भी है, ऑन टू भी है, बाउंडेड भी है, लीनियर भी है। तो इससे क्या मतलब है कि आपके पास दोनों स्पेसेस का स्ट्रक्चर सेम है। तो ओवरऑल आज के हमने लेसन में देखा कि जो आपके पास आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिज्म होता है वो Rn से Rn भी देख चुके हैं हम। इस तरह हमने इनफाइनाइट डायमेंशन स्पेसेस के अंदर भी देखा कि कैसे जो स्पेसेस हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेट करती हैं। C0 स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस विच कन्वर्जेस टू 0 और स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस, ये दोनों अगर आप इसका डुअल लें तो वो इसके आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक हैं कि दोनों में काम करना सेम है। ये जो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है वही चीज़ यहाँ पे मिल रही है, स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, अगरचे एलिमेंट डिफरेंट हैं। तो स्ट्रक्चर अंडर द मैप के जिस तरह एलिमेंट की कैलकुलेशन आप इधर करते हैं वही इधर आ रही है। तो आपको ये बहुत सारी स्पेसेस को कलेक्ट करना, उनके बारे में जो है ना अच्छी तरह जानना, ये आपको सारा स्ट्रक्चर जो है इस बारे में जो है इनकरेज करता है। तो ओवरऑल हम ये सारी परफॉर्मेंस देख चुके हैं। तो आई होप कि आपको आइसोमेट्रिकल आइसोमॉर्फिज्म का अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह हम जो है वो मैप लेते हैं जो आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक होती है। यहाँ पे हम अपना आज का लेसन जो है वो उसको स्टॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम हम ना इनर प्रोडक्ट स्पेसेस पे बात करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या इस तरह ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल वहाँ पे क्या रोल प्ले करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।